जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. जो नोटिस दिया उस नोटिस में बोलिए आप। मान्यवर 17वीं लोकसभा उनकी उपस्थिति 51%। विपक्ष सरकार को घेर रही है वो है एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा, जो कि संसद से सड़क तक दिखाई पड़ रहा है। देश का मानस ऐसा बना रहे हैं जैसे सरकार ने छिपा के रख दिया हो और लोगों को नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस जो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं वो इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे लड़ाई जो है पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, एनडीए ने और बीजेपी ने करवा दी। नंबर 1 तो जो कांग्रेस और राहुल गांधी लेके लंबे समय से चल रहे थे वो एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने कांग्रेस से छीन लिया। कांग्रेस के लिए अब संघर्ष साधन नहीं है, वो उसका लक्ष्य हो गया है। विपक्ष को ही दोष देना कि विपक्ष ये कर रहे, विपक्ष का अच्छा विपक्ष कुछ ना करे तो हम लोग कहते हैं विपक्ष तो कुछ करने का, विपक्ष बड़ा कमजोर है, विपक्ष तो कुछ काम ही नहीं करता, विपक्ष क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि विपक्ष को भी उसका स्पेस दीजिए। इस देश को इस वक्त मुखर विपक्ष की, अच्छे स्वरों की, जो समझदारी से जनता के मुद्दे भी उठाएं, जो एक तरफा निर्णय हो रहे हैं, जो थोड़ा डिक्टेटोरियल अप्रोच हो रहा है, जो कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनसे अपेक्षा की जाती है, उसको जब ठीक से घेरा जाएगा तो मुझे लगता है या तो सरकार सुचारू हो जाएगी या जो मुद्दे उठा रहा है वो मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। इस हफ्ते संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। लगातार हंगामे की भेंट ये चरण भी चढ़ता रहा। अगर आप देखिए तो शुरुआत में एस जयशंकर ने ईरान युद्ध पर, ईरान इजराइल समस्या पर अपनी बात रखी, कैसे भारतीय जो है वहाँ से निकल रहे हैं, कैसे उन्हें निकाला जा रहा है, भारत सरकार कितनी संजीदा है उन अपने नागरिकों के लिए। ये सारी बातें उन्होंने रखी क्योंकि ये विपक्ष ने कहा था कि इस पर हमें बात करनी है। हालांकि जब एस जयशंकर बोल रहे थे तो विपक्ष, कांग्रेस सहित तमाम नेता वॉकआउट कर चुके थे। बहरहाल फिर आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव पर भी खूब चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला स्पीकर के खिलाफ आया था जो कि गिर गया। उस पर भी अमित शाह सहित खुद ओम बिरला ने भी बहुत सारी बात रखी और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किसी तरह का कोई बटन उनके हाथ में नहीं है, जो कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि स्पीकर की कुर्सी के पास बटन है और वो माइक बंद कर देते हैं। सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है दो मुद्दे पर। एक तो ये कि अब ओम बिरला के बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर इसका नोटिस विपक्ष ने दे दिया है, इस पर चर्चा होनी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी विपक्ष ने क्यों की कि ओम बिरला के ठीक बाद अब ज्ञानेश कुमार की बारी आ गई। ममता बनर्जी लगातार इस पर हमलावर रही ही हैं। शायद ये स्ट्रैटेजी पूरा विपक्ष ने मिलकर बनाई होगी। और दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर कि विपक्ष सरकार को घेर रही है वो है एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा, जो कि संसद से सड़क तक दिखाई पड़ रहा है। मकर द्वार पर विपक्ष के नेता, कांग्रेस सहित तमाम लोग जो है वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है। फिर भी कतारें दिख रही हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। संसद का ये पूरा 4-5 दिनों का जो पूरा सत्र रहा है, किस तरह से रहा है, कैसे बयानबाजी हुई, क्या मायने हैं, और सोमवार को शुरुआत होगी तो वो कैसी होगी, इसी पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी हमारे साथ हैं जयदीप कर्णिक जी। बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। चूंकि रामकृपाल सिंह जी बहुत दिनों बाद आए हैं इसलिए शुरुआत उन्हीं से करते हैं। सर, 5 दिनों का संसद का सत्र हमने देखा, बहुत सारे स्पीकर्स आए, सभी ने बोला, सभी अपनी बात रखे। पहले दौर में तो फिलहाल हम संसद में जो हुआ 5 दिनों में उसकी बात कर लेते हैं। जब दूसरे दौर में आपके पास आएंगे तो राहुल का बयान, अमित शाह का जवाब और राहुल के आरोप, सरकार का जवाब, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो 5 दिन गया, विश्वास प्रस्ताव की बात हुई, एस जयशंकर ने अपनी बात रखी, पूरा सदन का सत्र कैसे देख रहे हैं? विपक्ष हर बार सरकार पर हमलावर दिखा, हर मुद्दे पर। विपक्ष में एक पार्टी है जो उसकी लीडर है कांग्रेस पार्टी, उसको पराजय से प्यार हो गया है। वो 5 साल इंतजार नहीं करना चाहती कि 5 साल के बाद पराजय का सुख मिले, इसलिए वो हर ऐसे कदम उठा रही है जहां ये पक्का है कि उसे पराजय मिलेगी और उस पर छींटाकसी होगी, उसके कपड़े उतारे जाएंगे। ये हुआ है।
देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अब आप यूं सोच लीजिए कि 5 दिनों में जो कुछ हुआ, बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, बहस बिरला जी पर होनी चाहिए थी। हुआ क्या? ऐसा लगा कि जैसे बहस बिरला जी पर ना होकर के राहुल जी पे हो रही है। और आपको याद होगा कि जब ये बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव आया था तो टीएमसी ने उससे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि चूंकि लीडर अपोजिशन कर रहा है और ये सारा विपक्ष उसकी तरफ जा रहा है, पूरी विपक्ष की तरफ से, अंदर खाने क्या हुआ, जिन जिन विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं उसमें निहितार्थ था। शुरुआत से ही कहते थे बिरला जी के प्रति हमारे मन में बहुत स्नेह है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। कई लोगों ने कहा कि मुझे इन्होंने पूरा समय दिया, तो और उसके बाद एक लाइन होती थी कि लेकिन मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए पूरी प्रोसीडिंग तो ज्यादातर तो बिरला जी के प्रति बड़ा स्नेह जताया गया। और उस पूरे में सुनाई क्या पड़ा? कुछ चीजें ऐसी थी जैसे 5 साल का लड़का, 5-6 साल में लड़का जो है वो जवान हो जाता है। ये बात कही गई थी, संसद में दोबारा दोहराई गई। जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, ये बात दोबारा दोहराई गई और सबको पता चला कि ये बात राहुल जी ने कही थी। दूसरी बात कि जब आपने कोई प्रस्ताव दिया है अविश्वास की, जो नियम है कि अगर अध्यक्ष के स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आया है तो जब भी हाउस शुरू होगा उसके अलावा कोई चीज और बात नहीं होगी। चलो मैंने मान लिया कि जयशंकर जी को चूंकि ऐसी, नहीं सर, वो विपक्ष ने मांग की थी। नहीं, मैं वही में बता रहा हूं। तो जब आप प्रस्ताव लाए थे और नियम है कि उसके अलावा किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो सोमवार को आपने इस विषय पर खुद नहीं कोई चर्चा शुरू की। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि विपक्ष प्रस्ताव लाए और विपक्ष का नेता उसमें कुछ बोले ही नहीं, उसका नाम भी स्पीकर की लिस्ट में ही नहीं हो। क्या मतलब था इसका? सारा अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के बिरला जी चले गए नेपथ्य में। ये सबको पता था कि ये पास नहीं हो सकता और वो अपोजिशन वोटिंग भी नहीं कराया, क्योंकि उसको डर था ये प्रस्ताव सिर्फ कांग्रेस के दबाव में लाया गया था, दूसरी पार्टियां सहमत नहीं थीं और ये डर था कांग्रेस को कि अगर विभाजन हुआ तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी। ये तय था। आपको याद होगा अमित शाह ने एक बात उसमें कही थी, जब कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने बोलना शुरू किया तो अमित शाह ने जानते हैं क्या कहा? बैठ जाओ नहीं तो टिकट कट जाएगा। सुन लिया सबने, टिकट कट जाएगा। मतलब यह साफ था कि ममता बनर्जी जी इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं, मजबूरी में साथ दे रही हैं। तो अब उस मजबूरी में साथ देने के बजाय अब ममता जी सीईसी के मामले में जो चाहती हैं तो अब छिछलेदर और होने जा रही है और कांग्रेस अब मजबूरन आएगी, उसमें खड़ी होगी। नतीजा क्या होगा? अध्यक्ष को हटाने के लिए तो सिर्फ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में होता है बहुमत, सिंपल बहुमत से। सीईसी के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उनको पता है कि कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता और आपके ज्यादातर उघाड़ा जाएगा। तो मेरा ये कहना है, निष्कर्ष मेरा ये कहना है कि कोई भी पार्टी, और ये तय है, कांग्रेस कभी भी हमेशा क्या होता है कि चाहे आप धरना, प्रदर्शन, हथियार, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब साधन होते हैं सत्ता पक्ष को डिफीट करके खुद सत्ता मतलब खुद केंद्रीय सत्ता में आने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए अब संघर्ष साधन नहीं है, वो उसका लक्ष्य हो गया है। और जो पार्टी सिर्फ यह लक्ष्य बना ले कि मुझे दूसरों पर कीचड़ उछालना है, तो वो ये भी तय कर ले कि उस सबसे ज़्यादा कीचड़ उसी पर पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने इस सदन में गंवाया है पहले भी और इन 5 दिनों में, वो कांग्रेस है। तो वह कांग्रेस है। ठीक है, अवधेश सर।
भीतर का जो पूरा तनाव है वो दिखाई पड़ रहा है कि बाहर की कहानी जो है वो किस तरीके से दिख रही है। विपक्ष लगातार खुद ही बटा हुआ दिख रहा है। मकर द्वार पर बैठकर चाय बिस्किट खाना, प्रदर्शन करना नहीं होता, एकजुटता दिखाना नहीं होता। एक फैक्ट तो मैं चाहूंगी विपक्ष का एंगल रखें, और दूसरा ये कि अगर हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है, तो एलपीजी का संकट अगर नहीं है तो इतनी कतारें क्यों हैं? विपक्ष का ये सवाल जायज है। देखिए दोनों तो इस समय देखिए विपक्ष में एकता न होना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अलग अलग पार्टियां हैं, उनके बीच अनेकता हो सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहले स्पीकर के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जीवी मामलंकर साहब के पास आ चुका है, वो भी आ चुका है। तो इसलिए कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना भी कोई कह दूं कि कोई अनहोनी हो गई है, इससे भी मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन अनेकता होते हुए भी विपक्ष का जो रुख है और जिन मुद्दों पर प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या सीईसी के मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध अविश्वास महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जा रहा है, और जो कुछ उसमें बोला गया, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत डर पैदा करती है। वो डराती है हमारे लोकतंत्र को लेकर कि क्या हमारे देश के विपक्ष का यही रवैया रहने वाला है। अब इस पर आने के पहले आपका दूसरा जो प्रश्न है, देखिए एक युद्ध ऐसा चल रहा है जिस युद्ध पर भारत का नियंत्रण नहीं है, उस युद्ध के परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, और ये पहली बार हुआ है दुनिया के इतिहास में कि जो हार्मुज जल डमरू मध्य, जो एक प्रकार से गर्दन है उधर से तेल और बाकी गैस जाने की, उस पर उसने जो है माइंस बिछाने की कोशिश है कि घेर लेंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। वो एक नया खतरा पैदा हुआ है, और इसके पहले ये स्थिति पैदा नहीं हुई थी, तो उससे निपटने की कोशिश दुनिया कर रही है। चूंकि हमारे यहाँ 60% तो बाहर से हम एलपीजी लेते हैं, 40% हम उत्पादन करते हैं। मैंने 18 करोड़ 90 लाख पर सेंटीमीटर के आसपास पर डे हमारा जो है वो करीब हमारा करीब खर्च है, जिसमें से 9 करोड़ 70 लाख से सीएम वो हम पैदा करते हैं, बाकी हम मंगाते हैं। और चूंकि एलपीजी 90% उसी रास्ते से आता है, रहा है अभी तक, तो वो एक समस्या हो सकती है। हालांकि पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं, आराम से मिल रहा है। लेकिन इस समय सरकार ने कुछ पूर्वोपाय किए, पहले से कमर्शियल वालों को थोड़ा सा उसकी जरा खर्च घटौती के उपाय किए हैं, भविष्य का ध्यान में रखते हुए। हालांकि उनके साथ भी समस्या होटल, लेकिन विपक्ष क्या, इस देश में जो चुनौती आने वाली है, ये देश को मिलजुल कर उससे निपटना पड़ेगा। मान लीजिए युद्ध लंबा चला और हमारा संकट लंबा हो गया, तब हम क्या करेंगे? आप देश का मानस ऐसा बना रहे हैं जैसे सरकार ने छिपा के रख दिया हो और लोगों को नहीं मिल रहा है। इस समय कायदे से देखा जाए तो अभी लाइन लगी है बाहर, विपक्ष यही पूछ रही है कि अगर सारा मैनेजमेंट प्रॉपर था तो लाइन क्यों लगी? यही सदन में पूछा जा रहा है। समझ ऐसा है कि अगर संकट होता पूरे देश में लाइन लगता। आपको कुछ क्षेत्र में दिख रहा है, पूरे भारत में लाइन नहीं है। भारत में एक क्रॉस भारत, चारों तरफ हर राज्य में, हर शहर में कोई लाइन नहीं है। लेकिन 2-3 कारण इसके जो लग रहे हैं कि या तो जैसे ही लगा है कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बुक किया एक दिन, तो पूरा 2 दिन जो है पूरा उसका जो लाइन है, जो बुकिंग है, वही कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया। बुकिंग होने का उपाय नहीं था। दूसरा जो परिस्थिति पैदा है, कुछ लोग जो इस देश में जमाखोरी का काम करते हैं, कालाबाजारी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें सक्रिय हैं। ये राज्य सरकार की भूमिका है कराना, क्योंकि हमारे यहाँ जो 90 दिन का हमको स्टॉक रहता है, क्योंकि हम आईईए के मेंबर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मेंबर हैं, जो मेंबर होने का मतलब है 90 दिन तक आपको अपना सुरक्षित भंडार रखना। सर, ये सारी चीजें सरकार विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रही है, जनता को क्यों नहीं समझा पा रही, यही सवाल है। नहीं, विपक्ष, मैं तो विपक्ष यही तो पहले कहा ना कि विपक्ष का पूरा रवैया थोड़ा डर पैदा कर रहा है कि इस स्थिति में अगर राहुल गांधी मान लीजिए इस समय उनकी सरकार होती तो वो क्या करते इस समय, या किसी की भी सरकार होती तो क्या करते। तो इस समय देश का एक वातावरण बनाना, चूंकि विपक्ष इस देश में हर स्थिति में एक पैनिक क्रिएट करना है, हर स्थिति में देश में एक उथल पुथल का माहौल बना रहे, हर स्थिति में सरकार फेल है, वो उनके पास ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स उचित नहीं है। आप देखेंगे कि जो परिस्थिति हमारे यहाँ पैदा, उससे विकट परिस्थिति देशों में पैदा हो चुकी है, और उससे विकट परिस्थिति में देश निपट रहे हैं। G7 की वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने घोषणा किया है कि भाई हमारे पास 1 अरब 20 करोड़ का जो सुरक्षित भंडार है, उसमें जरूरत पड़ने पर हम 40 करोड़ बैरल जो है जारी करेंगे।
अलग अलग देशों ने ऑफिस जाने में कटौती की है, स्कूल बंद किए हैं, सारा कुछ है। लेकिन अब हमारे देश का, हालांकि इस समय मेरा अपना मानना है कम से कम अगले 2 महीने तक तो हमारे यहां एलपीजी का ऐसा क्राइसिस होने का कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उस हॉर्मुज में कल प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है मसूद पेजेस्कियन जो ईरान के राष्ट्रपति है, इसके पहले अब्बास अराक्ची से जो बात हो रही है, तो हमारे जो 28 थे तो अब तो 23 है, इसका मतलब 5 तो हमारे हैं, 3 आ गए, 2 पहुंच रहे हैं, 5 तो शुरुआत हो गई है एक प्रकार से। तो वो भी हमारे यहां वो आ ही जाएगा। और विपक्ष इस मामले में भी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष ने हारना तय कर लिया है, इस मामले में भी विपक्ष की वही हालत होनी है जो हालत उसकी संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई है एलपीजी और गैस के मामले में, उसी मामले में वही स्थिति विपक्ष की होनी है। अब विपक्ष अपना ऐसी दशा चाहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। राहुल पे फिर दोबारा आऊंगे आप। राकेश सर, ये जो महाभियोग लाने की तैयारी है सीईसी के लिए और नोटिस भी दिया जा चुका है, अभी जो सोमवार से मुझे लगता है सत्र शुरू होगा तो सिर्फ इसी पर बहस होनी है, क्या इसमें कुछ मजबूती दिख रही है या सिर्फ लोकतांत्रिक चिंता ना होकर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है और सरकार बस इसीलिए सरकार को घेरते रहे, इसलिए ये भी आ गया, इसमें कुछ दम दिखता है? एसआईआर का मुद्दा जो कांग्रेस और राहुल गांधी लेके लंबे समय से चल रहे थे, वो एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने कांग्रेस से छीन लिया और उस मुद्दे को छीनने के कारण कांग्रेस के सामने परिस्थितियां ये आ गई थी कि या तो वो चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग में तृणमूल के साथ जाए या उसको पीछे छोड़ दे, यानी उससे अलग खड़ी हो। उसमें कांग्रेस को घाटा, साथ में जाती है तो घाटा है और यदि अलग खड़ी होती है तो घाटा है। साथ में यदि नहीं जाती तो अभी तक एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा लेके जो राहुल गांधी जी पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किए देश भर में, उसमें एक मैसेज ये जाता कि अभी तक आपने जो भी इस इशू को लेके आगे बढ़े आप, वो सब झूठा था। और यदि साथ में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी और बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी जी की तरफ से जब ये कहा गया कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, इसका मतलब कि अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए ममता आगे आ गई हैं और कांग्रेस उसके समर्थन में पीछे खड़ी दिखाई दे रही। तो ये महाभियोग एक तरह से पॉलिटिकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो इंडी गठबंधन के लिए परीक्षा की घड़ी बन गया है और खासकर कांग्रेस के लिए। तो अब राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस हो, उनके सामने समस्या ये है कि बंगाल में उनको अलग चुनाव लड़ना है ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट में उनको ममता बनर्जी के पीछे खड़े होना। तो कांग्रेस बड़ी दुविधा में दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस अभी तक वोट चोरी और चुनाव के इशू को लेके आगे फ्रंट पे खड़ी दिख रही थी, वो अब ममता बनर्जी के पीछे खड़ी दिख रही। तो महाभियोग एक तरह से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया है और उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ के उसको अचीव करती हुई ममता बनर्जी दिखाई दे। ठीक, कांग्रेस से छीनती हुई दिखाई पड़ती है। अनुराग सर, इस तरीके के जब मामले उठते हैं कि आम आदमी दिक्कत में है, कतारें लग रही है, बहुत सारी चीजें जो है, कल मैंने देखा कि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के सांसदों ने ये सारी बातें रखी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सभी सांसद खड़े थे। ये जो सारे मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि ये एलपीजी का मुद्दा उठा लें या आम आदमी या महंगाई का मुद्दा उठा लें तो उतना प्रेशराइज कर पाएंगे? इनका सिस्टमेटिक प्लान ऐसा दिख रहा है आपको सदन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं? हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कतारें दिख रही हैं। जब कोई दिक्कत नहीं थी तो 60 रुपए क्यों बढ़ा दिया आपने एलपीजी? सवाल तो सरकार पर भी है। देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहले तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं वो इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे लड़ाई जो है पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, एनडीए ने और बीजेपी ने करवा दी। नंबर 1, ये नहीं है। ये एक जो विश्व में जो स्थिति चल रही है वो एक थोड़ी सी अलग टाइप की चल रही है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। कम से कम भारत का तो कंट्रोल नहीं है कि अगर ईरान की लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, उसके तो उसमें देश की सरकार का क्या दोष है? नंबर 1, जो पेट्रोलियम का अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम के देश में सरकार ने भी क्लियर कर दिया कि उसमें कोई कमी नहीं है। 50 लाख टन का भंडारण अभी है और भी प्रोविजन है। एलपीजी की बात करी जाए, एलपीजी प्रोक्योर करने का सिस्टम थोड़ा दूसरा है, तो उसका लगातार फ्लो बने रहना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति यह है कि वो आ रहा है, भारत में एलपीजी पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भारतीयों का अपना खुद का माइंडसेट है। यहां पे हम लोगों का काला बाजारी और भंडारण की हमारी आदत शुरू से रही है, जो हम
कोविड के टाइम पे भी देखी। जिन लोगों को जरूरत नहीं थी उन्होंने भी जो है ऑक्सीमीटर अपने घरों में रख लिया, उन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रख लिए। तो जो जिसको एक्चुअल जरूरत थी उसे नहीं मिला, उसके और जो बाकियों के घर में ऑक्सीमीटर भी रखे हुए थे, गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिसको जरूरत नहीं हुई बाद में उसने फेंके। तो ये जो भारतीयों का माइंडसेट है, मैं खुद अपने घर के आसपास के लोगों की बात बताऊं, लोग जैसे ही लड़ाई हुई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एटीएम से पैसे निकाल के रख लो, कहीं पैसे कैश की कमी ना हो जाए। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम अब करेंसी नोट की भी कमी कर दोगे? तो ये भारतीयों का माइंडसेट है, इससे निकलने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने सरकार पे विश्वास रखने की जरूरत है, अपने देश के जो ग्लोबल उसकी पोजीशनिंग है उस पर विश्वास करने की जरूरत है। एक बार किसी ने बोला था, बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, वो भारतीयों को पता ना हो लेकिन विदेशियों को पता है, लोगों को पता है कि भारतीयों की स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास इस टाइम देखिए, कोविड एक अलग स्थिति थी, पूरा विश्व से जूझ रहा था, तो जो हुआ सो हुआ और उससे सबक लिया गया। तो अब जो पिछले 5-7 दिन से मैं देख रहा हूं, कालाबाजारी पे बड़ा जबरदस्त नकेल कसी जा रही है। ये जो एलपीजी की शॉर्टेज है वो भी आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई है, कालाबाजारी और भंडारण की वजह से। लोगों ने गैस सिलेंडर इसलिए बुक, जिनके घर में पाइपलाइन भी है वो भी सिलेंडर लेकर रख रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना हो जाए। तो आपको इस समस्या से, इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में जहां पे कांग्रेस का, विपक्ष का काम था कि सरकार के साथ मिल बैठ के बात करके जनता को एक अच्छा मैसेज देना, उन्होंने उसको और बिगाड़ने का काम किया। विनोद सर, अनुराग जी कह रहे हैं क्रिएट किया गया है, इतनी दिक्कत नहीं है, सरकार 60 रुपए बढ़ा भी दे रही है। अगर पेट्रोलियम मंत्री ये बात कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, तो इतनी कतारें क्यों लगी हुई है? आप क्यों नहीं विपक्ष को सेटिस्फाई कर पा रहे हो? आप क्यों नहीं आम जनता को सेटिस्फाई कर पा रहे हो? और फिर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हो नहीं ये तो भ्रम फैलाने की कोशिश। देखिए प्रतीक्षा, आपके विषय में दोनों चीज, एक तो संसद का अविश्वास प्रस्ताव है, दूसरा ये, तो पहले मैं 2-3 लाइनें अविश्वास प्रस्ताव को बोल दूं। अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा जो है, दरअसल सबको पता था कि नंबर गेम रूलिंग के पास है, रूलिंग पार्टी के पास है, इसलिए होना हमारा कुछ नहीं था, सबको मालूम था, विपक्ष को भी मालूम था और सत्ता पक्ष को मालूम था, हमको आपको भी मालूम था। ये सारे जो साधन होते हैं ना, ये खाली अपनी बात रखने के लिए होते हैं। जब मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो बहुत ही कम विपक्ष था ही नहीं, लेकिन लाए ना। 40 साल हो गए सर उस बात को। 40 साल नहीं, 57-58 में आया था उनके खिलाफ। हाँ, तो मावलंकर के 40 साल पहले तो बलराम झाकड़ के खिलाफ हाँ, आया था, 47 साल पहले। तो मैं कह रहा हूँ बलराम 3 बार पहले आ चुका है। मावलंकर जो पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ आया, उसके बाद हुकुम सिंह के खिलाफ आया 67 में, और फिर आया 87 में बलराम झाकड़ के खिलाफ। तीनों बार 87 में तो इतना बुलडोजर ही बहुमत था कांग्रेस के पास, 415 सीटें थी, तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि आपकी स्पीकर हट सकता है। या 67 में भी बहुमत था, और तो ये हमेशा होता है। लेकिन विपक्ष इसी बहाने अपनी बात रखता है जो उसको रखनी पड़ती है, और जो रखी गई। जैसे भी कहा गया कि भाई बिरला जी की तारीफ समझे की, तो बिरला जी की व्यक्तिगत लोगों ने बार बार जोर दिया कि हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से निशाना सरकार पर साधना था, हर वक्ता का प्रयास ये था कि सरकार दबाव बना करके स्पीकर से वो सब करवा रही है जो नहीं करवाना चाहिए। इसलिए उस नाते विपक्ष अपनी बात कह पाया, और मालूम था कि वोटिंग में जो है हारना है तो हारने से हल्ला मचा लो। तो ये उनकी एक रणनीति थी। ममता बनर्जी पहले दूरी बनाई, बाद में आ गई, उनको लगा कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी। जैसे अब ये जो SIR वाला जो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो आया है, CC के खिलाफ, ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि सरकार बराबर, विपक्ष बराबर मांग करता था कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा हम चर्चा नहीं कराएंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए, उसके बहाने चर्चा हुई। अब सीधे सीधे जब ज्ञानेश कुमार पर चर्चा होगी तो SIR आएगा। अब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेके आएंगे। तो जिन चीजों से सरकार बचना चाहती थी उन पर चर्चा सदन में होगी, बस इतना उद्देश्य है। ना कहीं ज्ञानेश कुमार हटने जा रहे हैं, ना बिरला जी हटने जा रहे थे, ये सबको मालूम था। और लोकतंत्र में ये साधन होते हैं जिनको इस्तेमाल अपोजिशन करता है। सुषमा स्वराज और जेटली जी का तो स्टेटमेंट है कि डिसरप्शन इज द आल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वो तो बकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे राज्यसभा में जेटली जी का और लोकसभा में सुषमा जी का। तो मैं कह रहा हूँ ये संसदीय इतिहास हमारा है, कोई नई बात नहीं हुई है। अब हम LPG पर आते हैं। देखिए ये बात सही है कि जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय संकट है, और इसमें भारत सरकार का कोई जिम्मेदारी, कोई लेना देना नहीं है कि हमने पैदा किया संकट। इसलिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे अभी अपने अनुराग भाई कह रहे थे कि हम लोग, भारत में पैनिक हो जाता है
एक सिलेंडर लोग खरीद के रखने लगेंगे। जब 1991-92 का पहला इराक वार हुआ था तो मैं जहाँ रहता था नोएडा में एक फौजी अफसर के घर में, तो एक दिन देखा सुबह सुबह अपनी बच्चों को लेके मारुति कार उनके पास थी, वो उसमें जेरिकेन और बाल्टी और डब्बा सब लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कर्नल साहब कहाँ जा रहे हैं? बोलो लड़ाई शुरू हो गई है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो सब भरवा लूँ जा करके मैं। तो हमने कहा भैया मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा मान लीजिए आपने भरवा लिया तो आप हो सकता है 15 दिन हमसे ज़्यादा चल लें। जब दुनिया में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमसे 15 दिन हम ज़्यादा चल लेंगे, उसका फिर खत्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर है जितना जहाँ है। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी संस्कृति में हम आगे की चिंता करते हैं। हम सारे पुण्य क्यों करते हैं? पुनर्जन्म, अगला जन्म अच्छा हो, मरने के बाद स्वर्ग मिले, इस जन्म में कष्ट उठा लेंगे लेकिन आगे अच्छा हो। तो ये हमारी मानसिकता में, हमारे संस्कार में है कि भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, वर्तमान में कितने भी कष्ट उठा लें। तो उसी के तहत ये सब भी होता है। खबरें ऐसी आई, अभी हापुड़ की एक खबर आई कि वो समाजवादी पार्टी कोई नेता थे, ये कोई पार्षद को ये पता नहीं कौन था, जिनके यहाँ सिलेंडर पकड़े गए। बिहार से खबर आई कि एक मंत्री जो बिहार के बड़े कद्दावर नेता, उनके आदमी गए और वो सिलेंडर वहाँ से गोदाम से कहा 15 सिलेंडर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भैया चाबी ले लो, वो 4 से 4 उठा ले गए। देखिए क्राइसिस तो है, लेकिन सरकार ये कह दे कि क्राइसिस है तो पैनिक क्यों क्रिएट करे? सरकार की भूमिका भी जगह ठीक है, सरकार का काम है इंतजाम करना, इंतजाम कर भी रही है। अभी 2 ऑयल टैंकर हमारे आई गए हैं हरमुज से, ईरान ने उनको आने दिया है। तो सरकार की चिंता है, लेकिन ये कहना, देखिए हरदीप पुरी जो संसद में कह रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए हम सबको, क्यों मंत्री हैं। लेकिन जो लाइनें लग रही हैं, जो मार मच रही है, एक बुजुर्ग जो है हार्ट अटैक हो गया उनका लाइन, तो ये भी सच्चाई है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो सड़क और संसद के बीच में जो फर्क है ना, इसको मिटाना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन तंत्र की है। कालाबाजारी हो रही है तो रोकना चाहिए। संकट अगर है भी तो जैसे याद करिए, रामपाल जी को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, कि जब शास्त्री जी थे तो खाद्यान्न संकट हुआ, उन्होंने अपील कर दी लोगों से कि भाई एक दिन हफ्ते मत खाइए, लोगों ने छोड़ दिया स्वेच्छा से। तो सरकार अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो सरकार भी हो सकता है अपील करे, जैसे कोविड में किया ही था। लेकिन अभी बार बार कहा जा रहा है विपक्ष, भाई ये जिम्मेदारी सरकार की है कि विपक्ष को बुला के बात करिए, उसको सेटिस्फाई करिए और कहिए ये चीजें हैं। दूरी तो आप बनाए हुए हैं ना इस पर लेकर के, आप बुलाइए, हरदीप पुरी जी बुलाएं विपक्षी नेताओं को, या गृहमंत्री जी बुलाएं, या विदेश मंत्री बुलाएं, या प्रधानमंत्री जी तो खैर बुलाते नहीं है, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी 2 बैठकें हुई थी, उसमें नहीं आए थे। तो सरकार की जिम्मेदारी है बुला के कहें कि भाई इसमें हमें सहयोग चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि इराक की पहली लड़ाई में बहुत दबाव था अटल जी के ऊपर कि सेना भेजिए, सेना भेजिए। उन्होंने बुला के सोमनाथ चटर्जी को कहा था, शुक्ला जी को तो पता होगा कि दादा बहुत दबाव है, जरा आप लोग हंगामा करिए ताकि हमको थोड़ा बल मिले। तो सरकारें कई बार इस तरह का इस्तेमाल करती हैं, विपक्ष के सहयोग लेते। हमारी सरकार विपक्ष के बीच में बात ही नहीं है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो, कल मैं परसों एक बीजेपी के नेता से बात कर रहा था जो खुद संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग जब थे संसदीय कार्य मंत्री तो हम रीच आउट करते थे, जाके प्राइम मिनिस्टर लीडर अपोजिशन घर भी चले जाते थे, कांग्रेसी नेताओं घर चले जाते थे, बात करते थे कि भाई मान लो। हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो उल्टा जो है पार्टी बन जाते हैं। बोले जो काम मंत्रियों करना चाहिए वो बने पार्टी, संसदीय कार्य मंत्री तो ब्रिज होता है। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री सब सारे ब्रिज तोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, खाली विपक्ष को ही दोष देना कि विपक्ष ये कर रहे, विपक्ष का अच्छा विपक्ष कुछ ना करे तो हम लोग कहते हैं विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा, विपक्ष बड़ा कमजोर है, विपक्ष तो कुछ काम ही नहीं करता, विपक्ष क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि विपक्ष को भी उसका स्पेस दीजिए और सरकार को भी काम करने दीजिए। मुझे लगता है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सरकार को रीच आउट करना चाहिए तमाम सारी संस्थाओं से, और राज्य सरकारों को चाहिए कि जमाखोरी पर लगाम लगाएं और जो जहां सख्त कार्रवाई करने इस मामले में लेकर के जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। वैसे एक चीज बता दूं आपको, मेरी इस बीच कई लोगों से बात हुई जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, ऑयल एंड गैस के तमाम सारे पुराने CFDs जो हैं, उन्होंने कहा कि PNG की कमी तो कभी नहीं आएगी, आनी नहीं चाहिए। PNG का हमारे पास भरपूर स्टॉक है, और दूसरा जो PNG आती है उसका इतना जो डायमीटर होता है उससे बहुत बड़ी मात्रा में आती है PNG। प्रॉब्लम LPG की और CNG की आ सकती है अगर लड़ाई ज्यादा खिंच गई तो लेकिन कहते हैं अभी भी उसमें ऐसा है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, एस्मा लगा दिया, कीमत बढ़ा दी, प्रोडक्शन जो है 38% बढ़ा दिया इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और तमाम जो लोगों को देने से अभी रोक दिया है इंडस्ट्रियल यूज वगैरह के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जोड़ के ही देखा जाना चाहिए। ठीक है। 5 दिन का पूरा जो वक्त संसद में दिखा, महाभियोग CEC के लिए लाना है, LPG के लिए बवाल दिख गया, सबके स्टेटमेंट दिखाई पड़े, मात्र
75 मिनट काम की बात हुई है इस 5 दिनों में। तो वो तो बात सबने कह दी कि भाई ठीक है, सरकार को भी समझना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए, बट नुकसान तो कतारें भी दिख रही हैं, आरोप भी दिख रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है। वैसे नहीं, आपको ऐसा लगता है कि 75 मिनट काम की बात हुई? राजनीति में जो लोग हैं उनको लगता है सारी बात काम की है। वो अगर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पर हमला कर पाया तो वो उसके लिए काम की बात है। अमित शाह ने जबरदस्त भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी को बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने घेरा। उनको लगता है और विपक्ष को लगता है कि अगर वो लगातार जो उनको दिक्कत लग रही थी कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको अकेला किया जा रहा है, उनके मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं, तो कहीं तो लगे कि विपक्ष है। ठीक कह रहे हैं विनोद जी, हम ही कहते हैं विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, तो विपक्ष ने कहा कि चलो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और ऐसा पहला भी होता रहा और खूब जबरदस्त बहुमत के बावजूद होता रहा है। तो वो एक सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया। दिक्कत मुद्दे उठाने में नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, मुद्दे उठाने के तरीके और टाइमिंग में है। किस वक्त क्या मुद्दा उठाना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और वहीं पर सबसे बड़ी चूक विपक्ष की हो रही है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि कई बार सरकार भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि सरकार पार्टी बन रही है, सरकार रीच आउट, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए आपके पास टाइमिंग और तरीका दोनों होने चाहिए ना। अगर आपका तरीका ठीक होगा तो सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है कि वो न चाहकर भी उनको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। और यही टैक्टिक होती है, कोई बाहर से आके आपको नहीं सिखाएगा। अटल जी थे इसलिए उन्होंने इस तरीके से बात कर ली। सभी के पास वो हुनर, सभी के पास सभी वो अटल जी होते ना। दिक्कत पर्सनालिटी का डिफरेंस आता कहां से है? किसी सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके से आता है। आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हो? जिस तरीके से राहुल गांधी को सही लगता है और उनके सहयोगियों को, उनके सलाहकारों को सही लगता है, वो हैंडल कर रहे हैं। सरकार को उनके सहयोगियों को लगता है वो कर रहे हैं। ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, ये तो कोई नई बात थी नहीं। चुनाव आयोग का मुद्दा वो उठाते रहे और उस पर बिल्कुल विस्तार से आ गया है कि वो अब एसआईआर वाले मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, तो अब उस पर चले गए। संवैधानिक पदों को लेकर वो लगातार हमला करते रहे और उसके खिलाफ वो लाकर उसी माहौल को कायम कर। सवाल ये कि इससे वो कहां तक पहुंचेंगे? जिस वोटर को वो जोड़ना चाहते हैं, वो क्या उस वोटर को जोड़ पाएंगे? क्या वोटर उनकी बात से सहमत होगा? क्या उनका ये संसद का हंगामा और ट्वीट के मैसेज और अमेरिका से दिए गए भाषण उनके लिए वोट जुटा पाएंगे? नहीं जुटा पाए, लगातार नहीं जुटा पाए। एक के बाद एक चुनाव हारे, उसके बाद सबक नहीं मिल रहा था। करने दीजिए हंगामा, सिर्फ हंगामे के लिए हंगामा करना है तो करने दीजिए। दूसरी बात रही है इसके संकट वाली, तो ये तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर वैश्विक परिस्थितियां जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो समझदारी की आवश्यकता है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे ही कई भारतीय जो लाखों दुबई में रह रहे हैं और उनसे लगातार बात भी हो रही है, मित्र परिचित हैं, वहां पर जिस तरीके का क्राइसिस मैनेजमेंट है, वो कहते हैं कि उनको क्लास चलानी चाहिए हम लोगों के लिए। हमारे देश में एक तरफ ऐसा होता है कि मुंबई बम ब्लास्ट होने के बावजूद अगले दिन 95% की उपस्थिति होती है आसपास के दफ्तरों में, और उसी देश में ये होता है कि सूदखोरी और कालाबाजारी ये नस नस में घुसी हुई है, रोक नहीं पा रहे। और ये अभी से नहीं है। राजा महाराजाओं के अकाल पड़ेगा तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस अकाल में भी, यहाँ पर जो चिता पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं ना, वो बहुत हैं। आग लगी है, युद्ध हो रहा है, तो इस पर हमारी रोटी कैसे सिक जाए और मिसाइल से उठने वाली आग में हमारा मुनाफा कैसे ज्यादा हो जाए। रेमडेसिविर का जिस तरह जमाखोरी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, जान पे खेल कर, और लाश की भी अंगूठी निकाल लेते हैं और कान की बालियां नोच लेते हैं। उस मानसिकता के बाद आप क्या कर लेंगे? तो उस मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही है, घर में 5 सिलेंडर भरे रखे हैं पर डर के मारे 6 कर लिए, इंडक्शन कुकर 2 रखे हैं तो 4 और खरीद लिए। जिसके पास एक भी नहीं है वो बेचारा तड़प रहा है, जिसका रसूख है वो तो 50 ले आएगा घर में, और जिसका रसूख नहीं है वो लाइनों में लगा है या उसको हार्ट अटैक हो रहा है। सचमुच का उतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन लोगों को तथ्य समझने पड़ेंगे। एलपीजी जो है उसका 60% हम लोग बाहर से लाते हैं, 40% का हमारे पास खुद का कैपेसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। उस 60% में से 90% उसी होर्मुज से आता है। जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, उसका 90% होर्मुज से आता है। मतलब हमारी डिपेंडेंसी पूरी होर्मुज पे। उसके बावजूद अगर सबके वहां पर टैंक फंसे हुए हैं और हमारे 3 टैंक अब निकल चुके हैं जो कि रास्ते में एलपीजी के, तो मैं कहूंगा कूटनीतिक रूप से काफी फिर भी ठीक कर ले। और मान लीजिए वो जो ईरान कह रहा है, अब ईरान के पास तो कोई नेता ही नहीं बचा है, ईरान में निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। अगर वहां पर मुस्तफा हैं और वो भी अगर घायल हो चुके हैं और वहां पर जो नीचे लोग बचे, वो कहेंगे अब हमारे सब तो सीनियर मर गए, हम तो सारे टैंकर उड़ा देंगे, सारे तेल उड़ा देंगे, तेल भंडार उड़ा देंगे। आप क्या कर लेंगे भाई साहब? कुछ कर सकते हैं इस पागलपन का? तो ऐसी परिस्थिति में हमको ज्यादा समझदारी की आवश्यकता है एक राष्ट्र के रूप में, और उस समझदारी के लिए राजनीतिज्ञों को भी मुझे लगता है बेहतर तरीके से स्थितियों को संभालना चाहिए। आपका जो सवाल था शुरू में, जो आप लगातार पूछ रही हैं कि अगर गड़बड़ी है तो कैसे उसको रोका जाए, और अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कोई संकट नहीं, दूसरी तरफ लाइन है, लेकिन इस विरोधाभास का उत्तर भी आ चुका है। इसमें से 80% तो हमारी मानसिकता की वजह से, 20% तो संकट है ना। 20% संकट है इसलिए कि लोगों ने धड़ाधड़ जमाखोरी कर ली।
हमारे यहाँ जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग फिल्मों की नहीं होती थी तो उसी 50 रुपए के टिकट को 100 रुपए में बेचने में, और वही सिनेमा घर वाला भाई उसकी खिड़की से वो टिकट अगर 50 रुपए में बिक रहा है और खिड़की के बाहर वो टिकट 100 रुपए में बिक रहा है, तो वही उसमें से टिकट गड्डी में से निकाल के बेचता था ना बाहर, ये तो हमको पता ही है। तभी तो मिलती थी। कोई भी मैन्युफैक्चरर उसका 100 रुपए का माल 300 रुपए में अगर बिक रहा है तो वो तो 3 गुना मुनाफा कमाने के लिए बैठा है ना, और वो ऐसे मौकों का इंतजार करता है, और यही खराब मानसिकता है। अब थोड़ा चर्चा स्टेटमेंट्स ही कर लेते हैं जो सदन में दिखाई पड़ा। अनुराग सर, प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इकलौता व्यक्ति था जो 12 साल में इनके आगे नहीं झुका, मतलब सरकार के आगे नहीं झुका। तो क्या समझें कि बाकी विपक्षी नेता सब झुक गए क्या? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और बड़े अच्छे सवाल के साथ एक बड़ा अच्छा मैं एक फैक्ट भी दे दूं कि इस जो वैश्विक परिस्थितियों में जिस तरह से कांग्रेस परेशान है, उसका सबसे बड़ा नमूना ये था कि प्रियंका गांधी जी उसके पार्लियामेंट सेशन के एक आध दिन पहले ही शिमला से छुट्टी मना के अपने बंगले से, आलीशान बंगले से छुट्टी मना के लौटी थी, जिस बंगले पे भी बहुत सारे विवाद हैं। तो उसके बाद आते ही उन्होंने ये बयान दिया कि एक इकलौता वीर आदमी, राणा सांगा और पता नहीं क्या क्या जो भी उन्हें लग रहा होगा, वो इकलौते सिर्फ राहुल गांधी जी ही हैं और कोई नहीं है। इसका क्या मतलब क्या हुआ, वो कहना क्या चाहती थी? यही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ऐसा था कि ऐसा तो नहीं INDI गठबंधन के सारे लोग झुक गए, सिर्फ एक इकलौते राहुल जी रह गए जो नहीं झुके? नहीं, राहुल गांधी जी के साथ समस्या ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी, हम आप कोई भी, एक गलती करते हैं, समझते कोशिश करते हैं, दूसरी गलती करते हैं। राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 बार गलतियां करने के बाद भी नहीं समझेंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, बाकी लोग समझें कि मैं सही हूं। तो वही उनके साथ समस्या है। शायद प्रियंका जी यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो समझने को तैयार नहीं है, अब आप ही उनको सही मान लो। और एक चीज ये है कि विपक्ष को इसमें जो इंडिया गठबंधन की जो हालत है आज की तारीख में, उसमें कोई राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। जो प्रियंका गांधी जी उनको खुद नेता बनाने में जिस तरह से लगी हुई हैं, वो मुझे नहीं लगता ये कोई सिरे चढ़ने वाला है। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी ने पूरे विपक्ष की जो पोजीशनिंग को ऐसा डाइल्यूट कर दिया कि वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सरकारें इसी वजह से निरंकुश भी हो गई हैं। अवधेश सर, असम में नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर और आपके जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है। उसके बावजूद भी आप बता रहे हो कि 12 साल में मेरा भाई झुका नहीं। अमित शाह ने एक एक बात रखी थी, अमित शाह का पूरा स्टेटमेंट और शशि थरूर को लेकर जो उन्होंने बातों कही, मैं चाहूंगी उसका थोड़ा सा वो आप विश्लेषण कर दें। और दूसरा ये कि अपना मामला पूरा बिखरा हुआ है, बड़े वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप ये बता रहे हैं कि वो झुके नहीं, वो बड़े नहीं। कैसे देखें ये सारे स्टेटमेंट्स? देखिए, जब नेतृत्व और पार्टी पूरी तरह नीति, रणनीति और उस पर दिशाहीन, दिशा भ्रम का शिकार होती है, तो वो ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन उसमें हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, इस समय ये संपूर्ण विपक्ष पर लागू होता है कि आप अपने वोट के लिए, राजनीति के लिए, संसद का, संवैधानिक पदों का, और यहां तक कि जो युद्ध विदेश में चल रहा है उसका इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से दुरुपयोग करते हैं कि देश में किसी प्रकार से उथल पुथल पैदा हो जाए, और आप भारत के आंतरिक स्थिति को पाकिस्तान के जैसी अवस्था में पहुंचाने की पूरी आपकी कोशिश है। पाकिस्तान में जैसे लोग खड़ा होकर विरोध कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भड़का रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अभी कहा गया कि पहले भी आया है, ये बात ठीक है, आया है, लेकिन पहले जब आया है तो उस समय जो बातें कही गई है और आज जो बातें कही गई है उनका भी रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। वो जो 87 का तो हम लोगों को पता है, उस समय ताकत थी और उस समय लोगों को बोलना पड़ता था कि भाई हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि 10+2+3 थी। 10 दमकिप्पा को था, 2 बीजेपी को था, और 3 सीट जो है वो 10 जो है टीडीपी को, तेलुगु देशम को था, 2 बीजेपी को था, 3 दलित मजदूर किसान पार्टी जो चरण सिंह की थी। तो 15 विपक्ष वाले को समस्या पैदा हो रही थी कि लोग एकदम करते थे, तो इन लोगों ने कहा कि चलो हम यही ले आते हैं, बोलने नहीं देते हैं। इस समय पूरा का पूरा जो कोशिश है कि आप सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं लेकर के, और फिर आप चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। और कांग्रेस की तो अपनी समस्या है, कांग्रेस में छटपटाहट हो गई कि हम तो बेकार ये ले आए यार,
ये तो हमारा काम था। राहुल जी ने इतनी मेहनत की है, राहुल गांधी ने इसके लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया है, यात्राएं की है देश भर में, और ये हमारे हाथ से मुद्दा निकल गया। हमको क्या करना चाहिए? तो इस समय तो ये भी लड़ाई आपस में होगी कि ममता बनर्जी ने कैसे ले लिया, और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हम ये ला रहे हैं, इस पर सपोर्ट करो तो हम उस पर करेंगे। तो इस प्रकार की जो गिरी हुई घटिया राजनीति है वो देश को कहां ले जाएगी, ये सोचिए। इसमें राहुल गांधी पराजित हो जाए, अब प्रियंका वाड्रा बोलेंगे तो भाई के लिए तो बोलेंगे ही ना। भाई 4500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की देश में, और पद यात्रा कर दी है, कोई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी से यात्रा की है, लगातार जगह जगह जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि वोट लोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो उनको समझ नहीं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस लंबे समय से नीति, रणनीति, नेतृत्व तीनों के स्तर पर दिशा भ्रम का शिकार रही है। कांग्रेस में एक परिवार पर निर्भरता, भले वो परिवार कुछ भी कहे, लेकिन उस परिवार की सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, अगर पिछले 2.5 सालों में 4 लेख लिखती हैं, और चारों लेख का भारत से कोई लेना देना नहीं होता है। चारों लेख में केवल यह निशाना होता है कि अगर हम जो है हमस का पक्ष ले लेंगे, ईरान का पक्ष ले लेंगे, तो हमारे यहाँ का मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा, और फिर इसी प्रकार से आप निशाना बनाएंगे। अब देखिए उसके परिणाम क्या है, पूछ रहे। परिणाम ये आया है कि राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने बोला एपस्टीन, अध्यक्ष ने कहा नो, कहा अखिलेश जी आप बोलिए। अब पहले की तरह नहीं छूट मिलने वाली है। कहा कि नहीं, सदन नियम से चलेगा, प्रधानमंत्री को भी अगर कुछ अपनी बात बीच में रखनी है तो उसके लिए भी नोटिस देनी पड़ा। आप जिस विषय पर आपका नोटिस है उसी विषय पर बोलेंगे। तो अब देखिए संसद में वो दिखने लगा है, और मुझे लगता है कि ये डिसिप्लिन करना पड़ेगा, दिखाना ही चाहिए। आप देश को कहां ले जा रहे हैं, और आपकी पार्टी देखिए, मैं तो दोनों तरफ से चिंतित हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नॉर्थ ईस्ट में सारे कांग्रेस के लोग ही आ जाएंगे तो उसमें भाजपा के लोग कहां बचेंगे। 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं। वहां जो तोड़ के ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तोड़ के अगर ला रहे हैं, उतने लोगों को टिकट देंगे तो भाजपा के लोग कहां जाएंगे असम में, वो भी समस्या है। लेकिन इनकी तो सोचनी चाहिए ना कि आप जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रियंका जी जाके मीटिंग कर रही है, प्रियंका जी को आपने पूरा प्रभार बनाया है वहां, और वहां से आपकी पार्टी टूट रही है। यहां समस्या हो रही है कि शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर को जो पत्र सार्वजनिक करते हैं लिख करके, उस पत्र को देखा जाए कि भाई हमारा दायित्व इस समय क्या है भारत का। अगर भारत का पक्ष कहीं दुनिया में रखना है तो हमने जीवन कैसे जिया है। अब यहां तो क्या है कि कभी भी बैलेंस बात कोई बोलेगा तो उसको पार्टी का समर्थक देशद्रोही, पार्टी के विरोधी चले गए, पार्टी के समर्थक चले गए। अब पार्टी को राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकार बिल्कुल एक माओइस्ट पार्टी में परिणत कर दें कि माओवादियों की तरह हम हिंसा, वैसी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन भाषा माओवादियों की, उथल पुथल माओवादियों की, और देश में जो एक मुस्लिम जनमत है उसको भड़का करके हम कुछ देश में करना चाहते हैं। इसीलिए तो मेरा बार बार सवाल हो जाता है कि आज ही अमर उजाला का ही इस समय अगर आप अपना वेबसाइट खोलिए तो पहली खबर क्या है? पहली खबर है कि ईरान ने केवल सऊदी अरब के उस अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं किया है, वहां के मुख्य हवाई अड्डे पर हमला किया है और उसको जलाने की कोशिश की है। तो ये जो है, तो ईरान जो इस समय कर रहा है उस पर आपका आगे का डिबेट है, मैं उसमें बोलूंगा। क्या वो भारत इस समय ईरान के पक्ष में खड़ा होकर के, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त संयुक्त अरब अमीरात है, सबसे ज्यादा भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में है, उसके बाद सऊदी अरब में है, उसके बाद कुवैत में है, उसके बाद ओमान में है, उससे कम कतर में, और सबसे कम ईरान में है। कैसे खड़े हो जाए? तो हम इसके साथ खड़े हो जाए, सबको दुश्मन बना लें, इजराइल को, अमेरिका को दुश्मन बना लें। तो अब कांग्रेस की रणनीति, लेकिन दुर्भाग्य यह होगा, एक लास्ट में अंतिम बताओ, देखिए कई बार विनोद जी वो माइकल लिंगदोह वाला मोदी जी का कहते हैं। जेम्स माइकल लिंगदोह जब 2002 के दंगों के बाद गए थे, उनको चुनाव कराना था गुजरात में, वहां जिस ढंग से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिस ढंग से ब्यूरोक्रेट्स को बंच ऑफ जोकर तक डांट दिया था, और वहां का चुनाव कहा था कि मैं चुनाव यहां नहीं कराऊंगा, और करा दिया था चुनाव जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर 90% चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी, और गुजरात में थोड़ी समस्या कहीं थी तो 10% थी, वो चुनाव हुआ। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि ऐसा क्यों किया, तो उस समय बात ये सरकार थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का स्टेटमेंट आया कि इस प्रकार का वक्तव्य अनकॉल्ड फॉर है, कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध हमको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जानते हुए भी कि लिंगदोह ने बिल्कुल गलत किया है, चुनाव की पूरी परिस्थिति है, कराई जा सकती है, कभी भी चुनाव आयोग को उस रूप में निशाना बनाए नहीं किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय इतने गैर जिम्मेवार लोग हैं, सोचते नहीं कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। ठीक है, रामकृपाल सर।
आपका नंबर आ गया। अध्यक्ष के खिलाफ, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना कोई नई बात नहीं है। एक सवाल उठता है कि जो आरोप लगाने वाला है, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये तो पूछ सकते हैं आप कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं बताइए, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि 2 और 2 5 कैसे होते हैं बताइए, तो थोड़ी दिक्कत होती है। आप जो मुख्य था कि स्पीकर विपक्ष को समय नहीं देते हैं, विपक्ष कहने के लिए था, सारा दारोमदार पूरी बहस से देख लीजिए तो वो सिर्फ राहुल गांधी का था। अब राहुल गांधी के जो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आरोप यही था ना, और सबकी स्पीच सुन लीजिए, कुल मिलाकर के बात वहीं जाती थी कि राहुल जी को बोलने का नहीं मिला। गोगोई भी यही बोलते रहे कि उनको अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ बता दिया कि इतने सालों में इतना समय कांग्रेस को दिया गया है, आप कांग्रेस के नेता हैं। और यह भी बता दिया कि जब जब बजट प्रस्ताव हो या राष्ट्रपति का अभिभाषण का मुद्दा हो, जितने भी सीरियस मुद्दे हुए हैं उसमें कहीं भी राहुल गांधी नहीं रहे हैं। तो जब आप इस तरह की बात कहेंगे तो कम से कम तथ्य तो रखिए। आप 2 और 2 4 कैसे होते हैं इस पर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन 2 और 2 5 कैसे होते हैं इस पर क्या बहस की जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद इस बात को मैंने पूरा देखा था। पिछली बार जब बिरला जी थे, राहुल जी ने 2 नाम लिए, बिरला जी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, इस पे बात आप नहीं नाम मत लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा नहीं लूंगा। उसके ठीक 2 मिनट बाद फिर उन्होंने नाम लिया। अब आप सोच लीजिए, अभी जब बिरला जी कल आए एपस्टीन फाइल की शुरुआत की, आप ये बताइए कि इतने बड़े मुद्दे पर जो भी हुआ, राष्ट्रपति ने भाषण दिया, उस पर था, बजट सेशन चल रहा है, बजट पे था, आप 3 दिन पूरा उस किताब को लेकर के, जिस किताब को आप पार्लियामेंट के बाहर लहरा रहे थे, लेकिन अंदर लेके नहीं गए, अंदर लेके आप नहीं, हिम्मत आपकी हुई। इसका मतलब आप जानते थे कि अंदर लेके जाएंगे हम फंस जाएंगे। तो जब वही बात होती है कि वन हु सीक्स रेमेडी, जिसे न्याय चाहिए, वो जरा सा खुले दिमाग से और सही वो तरह से न्यायप्रिय होकर के आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में कोई धोखा हो। और इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ये जो चीजें हुई, कंटेंट क्या हुआ चलिए छोड़ दीजिए, आपने डिवीजन नहीं कराया या कर लेते, और अगर सिर्फ उनको हटाना था तो फिर बहस की जरूरत क्या थी? आप सीधे वोटिंग करा लेते। बहस आपने इसलिए किया कि विपक्ष पूरे देश को बता सके कि हमें क्या क्या परेशानी है, क्या क्या है। आज हिसाब लगा लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। मैं तो मान लीजिए मुझे कोई भी कह सकता है कि मैं कांग्रेस विरोधी बात कर रहा हूँ। आप किसी कांग्रेसी से भी पूछ लीजिए, किसी आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि इन 5 दिनों में किसने स्कोर किया। तो सवाल मुझे है कि जब आपको पता है कि आप फेल हो रहे हैं, इस बार नंबर आपके नहीं आएंगे, पास नहीं हो सकते, तो कम से कम कॉपी में ये तो मत लिखिए ना कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप पास कर देंगे तो आपको 500 रुपया सदन दूंगा। में ये कहा गया कि एलपीजी पर राहुल गांधी बोलेंगे। नहीं, मैं एलपीजी पर आ रहा हूँ। 20 सेकंड आने के बाद वो सीधे एप्स्टीन की बात कर लेंगे, मैं- हरदीप पुरी की बेटी की बात करने लगे। मैं एलपीजी पर भी कह रहा हूँ। देखिए अभी तो उस पर आप जब सेकंड आएंगे तो मैं भी बात रखूंगा। आप ये बताइए, इसके पहले मैं खुद बचपन में सुनता था, खा गई राशन पी गई तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। ये नारा लगता था, खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ये क्राइसिस आई है, और वो तेल तो उसके लिए होता था जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे इंदिरा जी जिस पे भी हाथ रख देती हैं वो चीज़ गायब हो जाती है, तो मेरी कमर में दर्द है, मैंने कहा है कि जरा मेरी कमर पे हाथ रख दीजिए। यानी जो देश में चीजें थी उसके लिए ब्लेम किया जाता था। अब ये बताइए, इस देश में ट्रंप को नहीं पता था कि हार्मुज बंद हो जाएगा, इस देश में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मोदी को पता था कि हार्मुज बंद हो जाएगा, और इसका उनको पहले से इंतजाम करना चाहिए था। ठीक है, मैं भी कहता हूं कि सरकार जो कह रही है कि कहीं गड़बड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। असुरक्षा की भावना है, संकट है। जब 20% ऑयल दुनिया की सप्लाई रुकेगी
तो हम कोई दुनिया से अलग नहीं हैं। संकट आए। प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से इसको गोल पोस्ट बदलने की बात है, कभी तो बिरला जी, कभी तो सीईसी, अब चलो ये मिल गया तो इसको उठा लो, तो मेरा ये कहना है कि कहीं से तो ये लगे कि किसी अब एक नेता मुद्दे पर प्रतिपक्ष हो। आपको राष्ट्र की चिंता है। यही मेरा सवाल इस जी। बात का है कि राष्ट्र की, पार्टी की चिंता ऊपर हो रही है राष्ट्र की चिंता से, ये बड़ा दुखद है। अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। डीयू में वो देखकर, जाति देखकर एडमिशन दिया जाता है। हमारी तो जेल की पुरानी परंपरा रही है। पंडित नेहरू जी जेल गए, कई समय तक जेल में रहे, उसके बाद तो कोई जेल नहीं गया। इनकी पीढ़ी कैसे जेल में हो जाती है? इस तरीके के स्टेटमेंट तब जब संसद चल रहा है, जनता के मुद्दे उठाने का समय है, आपको मौका दिया गया एलपीजी पे बोलने का, नोटिस आया कि एलपीजी पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, वो 20 सेकंड 1 मिनट नहीं बोले और वो एब्सटीन पे चले गए, हरदीप पुरी की बेटी की बात करने लगे, और उसके बाद बिरला जी ने उन्हें बैठा दिया। दिल्ली की कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा, कारों में पीछे लिखा रहता है एक समाज का नाम, उसके बाद लिखा होता है 16 दूनी 8। राहुल जी के दिमाग में किसी ने यही बिठा दिया कि आपको विपक्ष को घेरना है तो 16 दूनी 8 करिए। तो सत्ता पक्ष इस पे बिल्कुल जवाब नहीं दे पाएगा, और सही में जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छे अच्छे गणितज्ञ भी नहीं बता पाएंगे 16 दूनी 8 कैसे होता है। तो राहुल जी के साथ समस्या यही आ रही। अभी आपने कहा कि प्रियंका जी ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झुका नहीं, ये सही है। एक परिस्थिति होती है जब आप तन के खड़े होते हैं, एक परिस्थिति होती है जब आप फिसलते रहते हैं। तो फिसलने वाला व्यक्ति कभी तन के खड़ा नहीं रह सकता। राहुल गांधी जी को देखिए तो लगातार वो एक मुद्दा लेकर कुछ दूर दौड़ेंगे और उसके बाद फिर उस मुद्दे को छोड़ के दूसरा मुद्दा लेकर दौड़ने लगे। तो तन के रहने का मतलब ये हुआ ना कि जब आप किसी एक मुद्दे को लेकर तब तक लड़िए जब तक उसका समाधान ना हो जाए। अब जहां तक पेट्रोलियम पदार्थ की बात है तो उसके दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि भारत में भंडारण है 1.9 मिलियन टन और खपत है 2.8 मिलियन टन, तो यह असंतुलन है। तो इसको पूरा कैसे किया जाए? तो इसको पूरा करने के लिए ये कहा गया कि घरेलू गैस में कमी नहीं आनी चाहिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो उद्योग गैस आधारित हैं, गुजरात में जैसे मोरबी में करीब 900 इंडस्ट्री ऐसे जिसपे संकट के बादल आ गए। तो जो उद्योग गैस आधारित थे उनके लिए समस्या पैदा हो गई। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा ये किसी भी घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकार की ये मंशा खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। सर, ये सारे आंकड़े राहुल क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आते ही एप्स्टीन की बात करने लगे, एलपीजी भी बोलेंगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा राहुल गांधी पर भी बात हो जाए, कांग्रेस पर बात हो जाए। मैं बोला ना कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि राहुल 16 गांधी दूनी के 8 दिमाग में बिठा दिया गया है कि 16 दूनी 8 से आगे आपको नहीं पूछना। तो जब आपके दिमाग में एक चीज बिठा दी जाती है तो फिर आप उससे आगे पीछे नहीं जाते। वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल फेल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। ये कहते हुए मुझे संकोच लगता है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी एक बार चेक करा लेना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं पेट्रोलियम पदार्थ पे कि हम आज सिर्फ तेल और गैस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि यदि यही हालात रहे तो पूरे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आने वाले समय में भारत किस संकट से जूझने वाला है। हमारा आयात निर्यात दोनों प्रभावित होगा। आज हम खाड़ी देशों पे 98,000 करोड़ का निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा चावल निर्यात होता है। चावल निर्यात होता है सऊदी अरब, कुवैत, कतर में। और खाड़ी देश में आपके मालवा का, जयदीप जी के इलाके का गेहूं की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और उसका कारण ये है कि पास्ता, दलिया और बेकरी का सामान उस गेहूं से सबसे बढ़िया बनता है। फिर आप आयात में आइए। आयात में फर्टिलाइजर का हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। चाइना से निर्भरता कम करके हम रसिया पे गए और रसिया से निर्भरता कम करके अब हम खाड़ी देश से ले रहे। तो उसमें सऊदी अरब से हम फर्टिलाइजर ले रहे। आज हमारे पास भंडारण यूरिया का 5.5 मिलियन टन है, 2.5 मिलियन टन हमारे पास डीएपी है। लेकिन अगली फसल के बाद तो हमें संकट आएगा ना। हम 2 लाख करोड़ की सब्सिडी देते हैं खाद पे। ये सारी चीजें जो हमारे पास है, इन समस्याओं पे ध्यान देने की बजाय हम एपस्टीन को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को सचेत करे, देश को सचेत करे, और सचेत करने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाए। विपक्ष जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के बजाय, यानी नेता प्रतिपक्ष
16 दूनी 8 पे अटकी 16 हुई दूनी है, 8 पे। इसीलिए वो किसी भी इशू पे तन के खड़े हुए दिखाई नहीं दे पा रहे। करीब करोड़ से ज्यादा लोग भारत के वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। वो आप समझ लीजिए कि वो जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, जिस उनको पर लाया कोई जा रहा है। अब आपके ईरान में लाया से नहीं, 9,000 मतलब कह वही रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयड हो मुद्दे जाएंगे। Unemployed हो वो तो जाएंगे। तो जो बेरोजगार हो रेवेन्यू जाएंगे, है वो मुद्दा आप ना। यो देखिए ना। और भारत मुद्दे बहुत सरकार सारे। भारत सरकार लगातार मोबिलिटी पैक्ट कर रही है तमाम देशों के साथ कि जिससे लाना भारत के जो कुशल unemployment- नागरिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनको दुनिया के तमाम देशों पे काम मिल काम सके। मिलता है, remittances आ रहे थे बेरोजगारी ना उसका। हो। सर, इतने सारे मुद्दे हैं, अगर हम इस कार्यक्रम में इस तरह के मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं तो सदन में जब नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो वो क्यों एप्स्टीन की कहानी कर रहे हैं और सदन में उनको समय मिल रहा है, वो कीमती समय जिसके लिए कि पूरा 5 दिन लड़ते रहे कि उनको समय नहीं मिला, उनको समय नहीं मिला, और समय दिया गया तो आपने एलपीजी, आम लोगों पे, महंगाई पे मात्र 20 सेकंड बोला और तीसरे सेकंड में आप चले गए एप्स्टीन पर और सदन के स्पीकर ने कह दिया कि आप बैठ जाइए, इस पर बात नहीं करनी क्योंकि विषय ये नहीं। देखिए लब्बुल अब ये है कि हम लोगों का जो अभी पिछली जो बातचीत अभी सब मित्रों ने की हिसाब से तो राहुल गांधी को तो इस देश में रहने का हक है नहीं, क्योंकि वो सबसे निकम्मे नकारा हैं। ये जब वोलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी तत्कालीन विपक्ष ने, और आखिर नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या था वोलकर कमेटी का? कुछ असर हुआ वोलकर कमेटी का? कोई भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था? कोई ठेले वाले, रिक्शे वाले, किसान से जुड़ा मुद्दा था? और तब तो बड़े बड़े दिग्गज थे विपक्ष नेता, अडवाणी जी थे, सुषमा जी थी, सारे लोग थे, और दोनों हाउस नहीं चलने दिए थे। आखिरकार इस्तीफा दिया, आज कुछ हुआ वोलकर कमेटी का? तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें जो है राहुल गांधी का एप्स्टीन का मुद्दा उठा रहे थे। एप्स्टीन का मुद्दा है भाई, दुनिया भर में है, इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारे यहाँ मंत्री जगह नहीं, सरकार चर्चा कहाँ कर रही है उस मुद्दे पे? जैसे एप्स्टीन का नाम आता है रिकॉर्ड से हटा दीजिए, जैसे एप्स्टीन का नाम आता है मत बोलिए। सर, वो समय कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष सवाल- एलपीजी संकट, आम लोगों की महंगाई से जूझने पर बोलेंगे। भैया समय तो दिया जाता है प्रधानमंत्री जी को, कुछ जो चले जाते हैं नेहरू जी पर, तो क्या करेंगे आप? सब नेता बोलते हैं जो जिनका मुद्दा होता है, जब समय मिलता है उनको, चाहे राहुल गांधी हो चाहे पहले। अच्छा, हम लोग अमित शाह का भाषण तारीफ का बहुत अच्छा भाषण दिया, हम भी मानते हैं। मनीष तिवारी ने कितना अच्छा भाषण दिया, कितने इंस्टेंस गिनाए उन्होंने कि कैसे कैसे विपक्ष के साथ जो है वो हुआ। गौरव गोगोई के भाषण में कितने तथ्य थे, कोई जिक्र कर रहा है? तो हमारी दृष्टि में तो एकांगी हो गई है। अमित शाह जी ने अच्छा भाषण दिया, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उन्होंने सर रखे, लेकिन विपक्ष से भी अच्छे भाषण हुए हैं। मैंने पूरे भाषण मनीष तिवारी का सुना, गौरव गोगोई का सुना, महुआ मोइत्रा का सुना, और तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, कीर्ति आजाद। तो अब अगर मान लीजिए वो आया मामला जिसमें राहुल गांधी का जिक्र किया गया, तो नाली की गैस का मामला भी आया, उस पर कौन है? तो विद्वताएं सबके सामने आती हैं। इसलिए हम देखें एक तरफ, तो हम क्या करें, एक हमें दिखाइए की तरफ पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दीजिए। विपक्ष डीएपी की चिंता करे, विपक्ष ये चिंता करे, सरकार कोई चिंता न करे। अरे भाई, सरकार चिंता कर रही है, 4 दिन बाद क्यों भेजा आपने सेक्रेटरी को शोक व्यक्त करने? तब भेजा तो विपक्ष का ही दबाव था, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही थी। आज अगर ईरान आपको दे रहा है सिलेक्टिव अनुमति, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने शोक तक व्यक्त नहीं किया, निंदा तो छोड़ दीजिए, उन बच्चियों के मरने तक भी शोक नहीं व्यक्त किया। अमेरिका में 40 सेनेटर जांच की मांग कर रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं है वहां पर। और स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वो निंदा कर रहे हैं। मिलेनियम ने तो जबरदस्त निंदा की है। पाकिस्तान निंदा कर रहा है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक ये था कि 2 दिन में तो ईरान को निपटा देंगे, और उसके बाद इजराइल और अमेरिका का राज होगा ईरान पे, फिर हम देख लेंगे। वो उल्टा पड़ गया। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा अपने उसमें भी झांकना चाहिए अंदर में, कि हरदीपुरी ने तो स्वीकार किया है ना एप्स्टीन से अपने संबंधों को, और सारी चीजें सामने आई हैं। तो क्या एनडीए सरकार के, यूपीए सरकार के समय आप खाली मंत्री की बात करने पे इस्तीफे मांग लिया करते थे वहां? तो अब आप, तो सरकार ने तय कर लिया कि फिर सुनना ही नहीं है, तो सुनना नहीं है तो ठीक है, चलने दीजिए। तो मैं कोई उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष भी क्या करे, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल दीजिए। लेकिन ये जरूर है कि फिर मैं इस पे आ रहा हूं, जैसे अभी भाई हमारे अवधेश जी ने लिंगदो का उदाहरण दिया कि लिंगदो ने क्या बयान दिया था और वो बयान दिया था, उसके जवाब में मैं वो आज उस प्रकरण में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कई बार मैं उसका जिक्र कर चुका हूं।
लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब कोई विपक्ष प्रस्ताव रखता है अगर, तो अपनी सारी बात करता है, जो बात उसको पहले नहीं कहने दी जाती वो कहता है कि उसको लगता है यही मौका है। और उसके बाद अब क्या निशिकांत दुबे ने नोटिस देकर के वो किताब का जिक्र किया था, जिसपे नेहरू जी और इंदिरा जी पे क्या क्या वो नोटिस दिया था उन्होंने, तब चेयर ने क्या किया था, वो हटाया गया क्या रिकॉर्ड से? तो जब इस तरह की चीजें सामने होंगी तो हम कैसे एक पक्ष को दोषी ठहरा देंगे? फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरीके से सर पूरी चर्चा हो गई कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, समय मिलने पर भी उस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी भी जिस तरीके की बातें वो डीयू की जाति ले आ रहे हैं, वो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हो, पैरेलल पीएम हो, इसलिए भी शायद हम इतनी उनकी चर्चा भी करते हैं, इतनी उनकी बात भी होती है। राहुल के आरोप, सरकार का जवाब कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त हर वक्त ही रहती है, पर इस वक्त जितनी मजबूत नेता प्रतिपक्ष की जरूरत देश को है उतनी शायद ही पहले कभी रही, क्योंकि मैं तो इस समय की राजनीति को जितना अभी देख पा रहा हूं उतना तो पहले सभी ने देखा होगा। अभी जो परिस्थितियां हैं वो मांग करती हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो समझदार हो और किन मुद्दों को कितना उठाना, कहां सरकार का सहयोग करना और कहां सरकार को बैकफुट पर ले जाना, ये बहुत समझदारी का निर्णय और वो बनाने और बिगाड़ने का खेल है। कुछ संजीदा मुद्दे हैं जहां राष्ट्र है, राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र के साथ खड़ा होना है और खड़े होते हुए न केवल होना है, दिखाई भी देना है मजबूती से, न केवल देश के लिए, आपके वोटरों के लिए भी। मैं तो इतना कह रहा हूं, देश की खातिर नहीं, अपनी सत्ता चलाने और वोट की खातिर इस संजीदा मसले को समझ लीजिए। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां बुरी तरह घेर कर आप सरकार, क्योंकि सरकार खुद परेशान है, सरकार के माथे पर शिकन है, उस शिकन को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यह आपकी राजनीति का परिपक्वता है। उस शिकन को गहरा करते हुए सरकार को हमेशा बैकफुट पर रखे रहना की जो कला होती है वो परिपक्व राजनीतिज्ञों को आती है। कांग्रेस में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाशिए पर हैं, वो आपस की खींचतान में लगे हुए हैं, उनकी पावर वैसी रही नहीं जैसी वो पहले थी, उनकी धार भी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक परिपक्व और नासमझ बालक की वो कहते हैं कि बड़े अस्पतालों में बोर्ड पढ़ो तो दलित डॉक्टर, अरे वहां भाई आप अगर -40 पे उसको एंट्री दे रहे हो और वो बड़े अस्पतालों में नहीं जा पा रहे तो बल्कि साबित हो रहा है ना कि आरक्षण गलत है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप लॉजिक से मुद्दे उठाइए, कुछ मुद्दों पर सरकार का जबरदस्त तरीके से सहयोग कर दीजिए, सरकार खुद शर्मिंदा हो जाएगी। और कुछ मुद्दों पर सरकार को ऐसा घेर दीजिए कि वो हमेशा तनाव में रहे कि यार ये कब घेर देगा। और ये कला तो मैं यहां बैठकर नहीं सिखा सकता खबरों खिलाड़ी में, ये उनको सीखनी पड़ेगी, ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल उस पर जितनी मेरी समझ है वो छोटी भी हो सकती है और मैं ये भी कह रहा हूं वो गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी समझ है उस पर बात रखने का ये मुझे वक्त मिला है तो मैं रखूंगा। इस देश को इस वक्त मुखर विपक्ष की, अच्छे स्वरों की, जो समझदारी से जनता के मुद्दे भी उठाएं, जो एक तरफा निर्णय हो रहे हैं, जो थोड़ा डिक्टेटोरियल अप्रोच हो रहा है, जो कुछ मंत्रालय कुछ मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनसे अपेक्षा की जाती है, उसको जब ठीक से घेरा जाएगा तो मुझे लगता है या तो सरकार सुचारू हो जाएगी या जो मुद्दे उठा रहा है वो मजबूत हो जाएगा। दोनों में से एक तो होकर रहेगा, लेकिन उसका सलीका आना चाहिए। तरीका, सलीका, हम जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो हम इसका जिक्र जरूर करते हैं और हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस बात का बहुत मजबूती से तथ्यों के साथ बात रखी कि दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, बस आपके तरीके पर जिसमें कि जनता का हित जुड़ा रहे, राष्ट्र हित जुड़ा रहे, उस तरह के मुद्दे उठाइए। कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही आम लोगों से अपील करते हैं। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये भी बात कही कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, भारतीयों का जो माइंडसेट है वो कितना है। अगर आप हमारे सुधी दर्शक हैं तो जरूर जो है इस तरीके की चीजों से अवॉइड करें, इस तरीके का भ्रम ना फैलाएं, लोगों को दिक्कतों में न डालें, खुद को दिक्कतों में न डालें। बस यही एक अपील इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।